Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। पीजीटी जूलॉजी में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज एनिमल सेल। इससे पहले एनिमल किंगडम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिया था, आप लोगों ने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है वीडियो को तो स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के फाइलम से पूछे जाते हैं। अब तो बिहार विधानसभा में बीपीएससी ट्री 4.0 का घोषणा भी हो गई है कि मई में नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जोर शोर से जुटे रहें। क्लियर है? आज से हम लोग थोड़ा सा अप्रोच स्टडी का चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक का थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करवाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। ऐसे में तो पूरा पीजीटी जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। इसीलिए हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगा तो उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में थ्योरी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का थ्योरी हो या फिर किसी और सप्लीमेंट्री बुक्स का। क्लियर है? देखो, मेरे जो भी वीडियोस हैं उसे आप हेडफोन में स्पीड बढ़ा के आराम से सुन सकते हो। बार बार एक ही चीज़ सुनने से याद हो जाती है वो बातें। रेपिटिशन गिव्स नॉलेज, राइट? एंड नॉलेज से ही हमारे एग्जामिनेशन में एलिमिनेशन हो पाएगा, ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे और रिजल्ट में अपना नाम देखोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है साइंस का। हमारे प्लांट और एनिमल किंगडम में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसे जीव जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस किसी भी सेल का वो केंद्रित भाग होता है जिसको केंद्रक कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होता है और उसी जीन्स में वो सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास ऑन होते जाता है। हम लोग कहते हैं ना अपने बोलचाल के भाषा में कि तुम्हारी ये आदत जो है ये अच्छी नहीं है, तो उधर से क्या हमें जवाब मिलता है? वो इंसान कहता है कि ये आदत तो मुझे मेरे माँ बाप से मिला है। ठीक है, तो ये जो आदत है ना वो क्या है? जीन एक्सप्रेसिंग अ सर्टेन कैरेक्टर, और वो जीन जो है वो उस बंदे के डीएनए में कहाँ से आया? तो उसके माँ बाप से पास ऑन होके आया है। क्लियर है? थ्रू हेरिडिटी प्रोसेस, राइट? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। ठीक है, और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स काफ़ी एडवांस माना जाता है, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से वेल डिफाइंड होता है, वेल सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उसका, और बहुत तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सभी तरह के प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और डीपली समझते जाएंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स में? एग्जाम्पल हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम,
वैक्यूल्स एक्सेट्रा, इस तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसके द्वारा मूव किए जाते हैं? ऑप्शन ए है एक्टिन फिलामेंट्स ओनली, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, ऑप्शन सी बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ऑप्शन डी बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो देखो सही जवाब तो इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन कैसे होगा? देखो कोई भी सेल का मूवमेंट साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स द्वारा होता है। अब देखो एनसीईआरटी में भी साइटोस्केलेटन का चर्चा है। क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का जो फिलामेंटस नेटवर्क होता है उसी को साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन में साइटो का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म और स्केलेटन का मतलब हो गया फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। हिंदी में इसे कोशिका कंकाल भी कहते हैं। जिस तरह से हम ह्यूमंस में जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, बिल्कुल उसी तरह एक सेल में यानी कोशिका में ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो कोशिका को एक जटिल संरचना, आकार यानी शेप और मूवमेंट में यानी मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। सो साइटोस्केलेटन आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द शेल, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जिस तरह से हमारे ह्यूमंस में बोन्स, मसल्स, इस तरह के शारीरिक ढांचे मिलकर हमें मूवमेंट में यानी चलने फिरने में, उठने बैठने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक कोशिका के मूवमेंट में हेल्प करने वाले ये साइटोस्केलेटन ही होता है, ठीक है, यानी सेल को मूव कराते हैं ये साइटोस्केलेटन। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो पहला टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखो इसको कौन डिस्कवर किया, किसने ये टर्म दिया, ये सब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। बस 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये प्रोटीन ट्यूबलिन से बने हुए रहते हैं। तीसरा पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें सेल डिवीजन में देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। दैट मीन्स ये जो है प्रत्येक सेल के एंड से रेडिएट करते हैं और एक बास्केट लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको स्पिंडल कहा जाता है, जो कि हेल्प करता है क्रोमोसोम के मूवमेंट में फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन टू पोल्स, ठीक है। ये जो 8वां पॉइंट है देख रहे हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सेल टू फॉर्म अ बास्केट लाइक अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड स्पिंडल विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू पोल्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें सेल डिवीजन में देखने को मिलेगा। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ केमिकल्स होते हैं कॉलकाइसिन नामक, वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं और इस तरह से सेल डिवीजन को रोक देते हैं। और लास्ट 10वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक की रोल प्ले करता है इन द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यानी हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो सीलिया और फ्लैजिला देखते हैं जिसके मदद से वो मूव करते हैं, तो उन सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अहम भूमिका होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोफिलामेंट्स, मतलब दूसरा टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स। अब देखो इसको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये हेलिकली इंटरविन्ड पॉलीमर्स ऑफ द प्रोटीन एक्टिन होता है, ठीक, मतलब हेलिकली रूप से जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरविन्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स उर्फ एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। और यही एक्टिन फिलामेंट्स हमें ऑप्शन में दिया हुआ था ना अभी क्वेश्चन में। और इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके साइटोस्केलेटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब इसका देखो शेप देखोगे तो ये रस्सी की तरह देखने में लग रहा है, ठीक है, जैसे कि मानो रस्सी का बंडल रखा हो। तो रोप लाइक बंडल्स होते हैं और ये भी प्रोटीन से बने हुए रहते हैं
बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन से, जैसे कि केराटिन, ठीक है, डेस्मिन, विवेंटिन, पेरिफेरिन, लेमिन, इस तरह के प्रोटीन से ये बने हुए रहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो है मैकेनिकल स्टेबिलिटी देता है एनिमल सेल को, ठीक है, और सेल टू सेल जंक्शन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो याद रखोगे ये तीनों क्या है, टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर? अब देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय, क्या केवल एक्टिन फिलामेंट से मूव करता है? नहीं, केवल एक्टिन फिलामेंट से नहीं। अभी हमने देखा ना, माइक्रोफिलामेंट्स तो था ही। बी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी था। सी, बोथ एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ बिल्कुल। और डी, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, नहीं, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला को भी तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही मूवमेंट करने में हेल्प करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आ जाता तो वो भी सही जवाब होता। तो एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, जिसको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों ही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अब आएगा समझ में, ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो सही कर लेंगे आप लोग। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, देखो ऑप्शन ने क्या कह रहा है, ओनली हिस्टोन्स इन इट्स डीएनए। क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में केवल हिस्टोन्स की कमी होती है और बाकी सब कुछ मौजूद होता है? और ये हिस्टोन्स होते क्या हैं? अब देखो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है इसके बारे में, कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसमें कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का लूज नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसी को क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन का अलग अलग स्टेजेस होता है, उस दौरान ये सभी क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाते हैं, और इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स में हमें डीएनए, कुछ बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिस्टोन्स क्या है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन में, और यही क्रोमैटिन बाद में जाके क्रोमोसोम्स में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो कि हम इसको सेल डिवीजन में देखेंगे। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस खुद ही स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरा पड़ा होता है, तो उसके अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर्स और उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सब कहाँ से मौजूद होगा? सोचने वाली बात है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली साइटोस्केलेटन, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो इस तरह की जटिल संरचनाएं क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो एक नॉर्मल सेल में जो प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनल्स, वो भी मौजूद नहीं होता, तो फिर इतने हाई लेवल के स्ट्रक्चर्स कहाँ से प्रेजेंट होंगे? और तीसरा कहता है ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, क्या ये सब प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? नहीं। ज्यादातर प्रोकैरियोट्स जो हैं वो काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज सर्कुलर डीएनए। ठीक है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डीएनए कहते हैं हम लोग। और ये जो सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बाकी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इसके डीएनए में किसी भी तरह का बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, ना ही इसके पास कोई भी कोशिका कंकाल मौजूद होता है। ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें इन सभी की कमी होती है। होता क्या है उसमें? तो बस कहने को एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सर्कुलर डीएनए, वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है और नॉर्मल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और थोड़े बहुत राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। क्लियर है? बाकी जो है मोस्ट ऑफ द हायर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में बताइए इनमें से कौन सा एब्सेंट होता है, बताओ, अटेम्प्ट करो। ऑप्शन ए क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों के तीनों ही क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, क्या इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में? नहीं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, टीजीटी में पूछा हुआ है ना। और हाँ, एक और बात याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल की तरह। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया सब में जो है उसके सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो एक सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए होता है और 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। बाकी सब कुछ एब्सेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन डैश इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। बताना है कि यूकैरियोटिक सेल में जो अरेंजमेंट होता है एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का। देखो आ गए ना हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स पे यानी साइटोस्केलेटन पे। तो ऐसा अरेंजमेंट किसमें हमें देखने को मिलता है जो कि 9+2 अरेंजमेंट बनाता है? ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। तो देखो इस तरह का 9+2 अरेंजमेंट जो है ना वो बोथ सीलिया और फ्लैजिला में हमें देखने को मिलता है। चलो उसका डिटेल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि सीलिया और फ्लैजिला का जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। ठीक है, और इनके कोर को एक्सोनीमे कहा जाता है। और यही एक्सोनीमा जो है वो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए रहते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? दिख रहा है ना, ये पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स है जिसको एक्सोनीमे कह रहे हैं इसके कोर को। अब देखो इन्हीं एक्सोनीमे में 9 पेयर ऑफ डबलेट्स प्रेजेंट होता है जो कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में अरेंज्ड होता है और एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसीलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। ये देखो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है इसका, सीलिया और फ्लैजिला का जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसी का क्रॉस सेक्शन है ये। देखो ये जो है 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये 1 पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो 2 ये हो गए और 9 ये हो गए, तो हो गया ना 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इस तरह का अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजिला दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, लिखा ही हुआ है नीचे में, सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला मौजूद होता है। ठीक है, और सीलिया भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन ये यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला से डिफर करता है, अलग होता है स्ट्रक्चर रूप से। ठीक है, स्ट्रक्चरली जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला। पैरामीशियम में हम सीलिया देखते हैं, यूग्लिना में हम फ्लैजिला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जेनेटिक कोड। अब देखो इसको थोड़ा रटने से अच्छा है थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन डी पे आओ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम सभी जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसका मतलब ये यूकैरियोट्स में तो होगा लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, ये तो छट गया। ऑप्शन बी, हिस्टोन्स। अभी हमने देखा कि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन फाइबर्स में मौजूद होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, तो इस तरह से ये भी छट गया। अब ऑप्शन ए पे आते हैं, माइटोटिक एपरेटस। अब देखो माइटोसिस और मियोसिस आपने टर्म सुना होगा, ये सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ टर्म्स है जो कि लगभग हर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। और प्लांट्स और एनिमल सेल्स किसके एग्जांपल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के, राइट। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होता है क्या वो माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है? नहीं, उसमें क्या होता है कि उनका जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है डायरेक्टली।
है कि नहीं? पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद फिर उसका साइटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से सेल डिवीजन का प्रोसेस पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए भी छट गया, बचा कौन? ऑप्शन सी, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब जेनेटिक कोड देखो दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। क्या होता है जेनेटिक कोड? क्या कह रहे हैं यहाँ? तो जेनेटिक कोड बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है इन डीएनए एंड आरएनए दैट डिटरमाइंस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आपने सुना होगा कोडॉन्स का नाम, क्लास 12 की एनसीईआरटी में है ना, जेनेटिक्स चैप्टर्स में, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ठीक है, यूए, यूएजी। तो ये बेसिकली एक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो कि अमीनो एसिड में ट्रांसलेट हो जाता है, यानी प्रत्येक कोड जो है वो कोई ना कोई अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और यही अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, और फिर वो प्रोटीन्स जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब हेरिडिटी और वेरिएशन से जुड़ा हुआ फैक्ट्स है, ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा एग्जांपल्स, एयूजी कोडॉन जो है वो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। और एक और बात याद रखना कि सभी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम जेनेटिक कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल? दिए गए ऑप्शन में से बताइए किस जीव में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। देखो, जनरली सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है। बैक्टीरिया होते हुए भी इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ये पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है। चूंकि ये परजीवी होता है, इसीलिए इसे सेल वॉल की कोई खास ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इनको रहना तो दूसरे सेल के कंट्रोल्ड ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में ही है। लेकिन सेल वॉल ना होने के कारण बहुत ज़्यादा या बहुत कम सॉल्टी इन्वायरमेंट में अगर इन्हें रख दिया जाए तो ये तुरंत ही मर जाएंगे। और माइकोप्लाज्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रॉ एग्स? कच्चे अंडे खाने से इनमें से किसके द्वारा हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है? कहा जाता है ना कि कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है, ठीक है। और ये खतरा होता है सैल्मोनेला टाइफी के कारण, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। हमने किंगडम मोंड्रा में बताया था बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं, ठीक है। रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। याद आया? बैसिलाई, कोकाई, विब्रियो और स्पाइरेला। और ग्राम नेगेटिव क्या हुआ? तो इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इनवेलप। सेल इनवेलप के डिफरेंसेस के आधार पे। अब सेल इनवेलप क्या होता है? तो देखो यहाँ पे जो हमने हैंडमेड डायग्राम बनाया है, ये बैक्टीरिया के सेल इनवेलप का डायग्राम है। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, खासकर बैक्टीरियल सेल्स, उनमें इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप पाया जाता है। सेल इनवेलप में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का।
उसके अंदर होता है सेल वॉल और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हुए भी एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इसी सेल इन्वेलप में जब कुछ अंतर और डिफरेंसेस देखने में लगता है, उसी के आधार पे बैक्टीरिया को दो भागों में यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं होते क्या है एक्चुअली में ये। तो देखो, जिस तरह से द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डिवेलप्ड बाय ग्राम, ठीक है, जिस तरह से ये ग्राम स्टेन के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं, उन्हीं के आधार पर इन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। यहाँ पर ग्राम जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के स्टेनिंग प्रोसीजर और टेक्निक को डेवलप करा, जिसमें कि किसी भी बैक्टीरियल सेल्स को स्टेनिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको हल्का कलर्ड किया जाता है जिससे कि वो हमें विजिबल हो सके, यानी आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे सके। बिना स्टेन के हम ह्यूमंस अपने नेकेड आइज से उन्हें क्लियरली नहीं देख पाएंगे, और जब तक उसे क्लियर देखेंगे नहीं तो उसका एक एक स्ट्रक्चर स्टडी कैसे करेंगे। इसीलिए ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होता है। अब देखो, ऐसे बैक्टीरिया जो कि इस तरह के ग्राम स्टेन ले लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी भी तरह का ग्राम स्टेन शो नहीं करते। अब देखो, इसको और क्लियर करने के लिए ग्राम स्टेन और ग्राम नेगेटिव को एक क्वेश्चन है उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, देखो, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज, बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग और डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमने क्या कहा था, वो रिटेन करता है स्टेन को। ठीक है, स्टेन किस तरह का स्टेन, तो क्रिस्टल वायलेट कलर इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विथ एसीटोन और अल्कोहल। ठीक है, मतलब इस तरह के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो कलर शो करता है। किस तरह का कलर शो करता है, तो पर्पल कलर, वायलेट कलर शो करता है जब उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। और उनका ये कलरिंग इतना जबरदस्त होता है कि उन्हें एसीटोन और अल्कोहल से धोने के बाद भी ये कलर नहीं जाता। ठीक है, इस तरह के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स होता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। और दूसरी तरफ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो किसी भी तरह का स्टेन कलर रिटेन नहीं कर पाता आफ्टर दे आर वॉश्ड विथ एसीटोन और अल्कोहल, और इसीलिए वो किसी भी तरह का वायलेट या पर्पल कलर शो नहीं करता है। ठीक है, बल्कि जब उन्हें माइक्रोस्कोप से देखोगी तो वो पिंक कलर में अपीयर होते हैं, जबकि हमारा स्टेन का कलरिंग क्या था, वायलेट कलर। ठीक है, और इस तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इस्चीरिचिया, सैल्मोनेला, और जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। मतलब बीमारी जो कॉज करता है ना बैक्टीरिया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पूछा है तो वो जगह स्टेफाइलोकोकस। और जिस क्वेश्चन से हम लोग डील कर रहे थे वो क्या था, फूड पॉइजनिंग के बारे में था, तो ये बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है तो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। वैसे भी याद कर सकते हो कि नेगेटिव है तो नेगेटिव बीमारी कॉज करता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो एकदम न्यूट्रल है। पॉजिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पे हुए पर्पल कलर शो करेगा, वायलेट कलर शो करेगा, जबकि नेगेटिव वाला जो है वो नॉर्मल पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि एसीटोन या अल्कोहल से धोने के बाद उसका जो पर्पल कलर है वो उतर जाता है, निकल जाता है। लेकिन पॉजिटिव वाले में जो है एसीटोन अल्कोहल से धोने के बाद भी वो पर्पल और वायलेट कलर रिटेन कर जाता है। ठीक है, शुरुआत में होता है वो भी पिंक कलर का, कौन, ग्राम पॉजिटिव, लेकिन स्टेनिंग करने के बाद उसका कलर पर्पल में चेंज हो जाता है, वायलेट कलर में। ठीक है, और फिर वॉश करने के बाद भी वही कलर रिटेन कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट बियर वन फ्लैजिलम एट ईच एंड इज नोन एज, तो उसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, एम्फीट्राइकस। देखो, एम्फी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो बोथ एंड में
एक एक फ्लैजिला होना बताता है कि वो एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। नंबर ऑफ फ्लैजिला के आधार पे भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, सबसे पहला क्या है, ए ट्राइकस। ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, और ट्राइकस का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्शन, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पे ये फ्लैजिला को कहते हैं। तो इसमें विदाउट हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा क्या है, मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब हो गया वन, और ट्राइकस का मतलब क्या हो गया, वही हेयर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज फ्लैजिला, यानी यहाँ पे एक फ्लैजिला मौजूद है। एम्फीट्राइकस, एम्फी मैंने बोथ, ठीक है, तो इसमें मैंने बता ही दिया कि 2 फ्लैजिला मौजूद है। सेफेलोट्राइकस, सेफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि हेड से फ्लैजिला के ग्रुप्स इमर्ज कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है, तो ये हो गया सेफेलोट्राइकस। क्योंकि इसमें कोई हेड और टेल तो है नहीं, ठीक है, नीचे से देखोगे तो नीचे क्या है, ना नीचे है ना ऊपर है कि नहीं, तो दोनों हेड ही हुआ, इसीलिए इसको सेफेलोट्राइकस कहा जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें कोई टेल होता या कोई नीचे वाला पोर्शन होता तो कॉडल कहा जाता, ठीक है, सेफेलो कॉडल कहा जाता। फिर हो गया पेरीट्राइकस, ठीक है, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, पेरी फेरी होता है ना, उसी से लिया गया है पेरी, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैजिला जो है इसके चारों तरफ मौजूद है। फिर है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला का एक ग्रुप सेल के एक एंड या दोनों एंड से निकलते हुए नजर आता है। ये देखो डायग्राम में, देखने में लोफोट्राइकस और सेफेलोट्राइकस दोनों लगभग सेम ही लगते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही फ्लैजिला का एक ग्रुप जो है वो सेल के एक या दोनों एंड से निकलते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार में एक ही का पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बताइए कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं ये, तो जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वह ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बिना किसी सिम्बायोटिक रिलेशन के प्लांट के रूट में फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो एजोटोबैक्टर के अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एरोबिक और एनएरोबिक इस तरह के भी बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। एरोबिक का एग्जांपल हो गया एजोटोबैक्टर, बाइजीरैंकिया, जबकि एनएरोबिक में आता है क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरलम। सिर्फ इतना ही नहीं, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसके एग्जांपल्स भी जैसे कि नॉस्टोक और एनीबीना, वो भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस, क्लेब्सिला और स्यूडोमोनास, ये सब भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम क्यों सही नहीं हुआ, ये भी तो एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इसका जवाब है कि जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि ये एरोबिक है या एनारोबिक, ठीक है, जब क्वेश्चन में ये लिखा ना हो कि एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है या एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट आप एरोबिक वाले का ही एग्जांपल लगाओगे, क्योंकि अगर उन्हें एनारोबिक वाला पूछना होता तो वो क्वेश्चन में लिख के देते, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट रहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उस केस में ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताया जा रहा है कि एजोटोबैक्टर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, और नॉर्मल
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको जब हम अमोनिया में रिड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से, तो इस पूरे प्रोसेस ऑफ फिनोमेना को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? बताओ प्रोकैरियोटिक सेल का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही नहीं है? तो देखो बैक्टीरिया तो है, क्लियर, किंगडम मोनरा का वो सोल मेंबर होता है। ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ये भी है, हमने देखा था, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और बैक्टीरिया में इकलौता ऐसा एक्सेप्शन जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी नॉस्टॉक, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये भी साइनोबैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है। तो ए, सी और डी छट गए, बचा कौन? ऑप्शन बी क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला क्या है? एल्गी है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो क्लोरेला क्या है? ये एक एल्गी है, ना कि बैक्टीरिया, क्लियर, ठीक है ना। क्लोरेला एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी। उसी तरह क्लेमाइडोमोनास, ये भी यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल एल्गी है, ठीक है। और ये दोनों यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स मौजूद होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का और क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉस्टॉक, एनीबीना, माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का साइनोबैक्टीरिया ही है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया, क्लियर, ये सब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ। तो क्या होता है मीसोजोम्स? जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक एलिमिनेट कैसे करोगे, सही आंसर पे पहुंचोगे कैसे? तो चलो देख लेते हैं क्या होता है मीसोजोम्स। अब देखो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, मीसोजोम क्या है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। मीसोजोम्स आर द फोल्डेड इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मीसोजोम्स जो हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बैक्टीरियल सेल्स में ही देखने को मिलते हैं, वो भी मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। फंक्शंस क्या होता है इसका? तो 3-4 प्रमुख फंक्शंस होते हैं इसके। सबसे पहला तो ये डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और तीसरा रेस्पिरेशन में भी इसकी अहम भूमिका होती है, क्लियर है। तो ये बैक्टीरियल सेल का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख रहे हो जो हम लोगों ने सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ा था, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिलम, राइबोसोम, मीसोसोम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इसीलिए डीएनए जिस क्षेत्र में फैला हुआ स्कैटर्ड पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन। फिर देख रहे हो साइटोप्लाज्म है, क्लियर है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब तो ये क्वेश्चन आराम से बनेगा कि मीसोसोम्स का फंक्शन क्या है, क्या क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन, ए, बी और सी। ये तो यूं ही छट गए, तो बचा कौन? डी, प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन नहीं है, क्लियर है। लेकिन इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मीसोसोम्स जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला पेरिफेरल मीसोसोम और दूसरा सेंट्रल मीसोसोम। जैसा कि नाम से क्लियर है, पेरिफेरल कहाँ होगा? पेरिफेरी के पास, बाउंड्री लाइन के पास, ठीक है। तो इस तरह के मीसोसोम का फंक्शन क्या है? सेल रेस्पिरेशन और सेल वॉल सीक्रेशन, विच इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जैसा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है यूकैरियोटिक सेल्स में, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन इस तरह के पेरिफेरल मीसोसोम्स का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा है सेंट्रल मीसोसोम, जो कि सेंटर यानी केंद्र में सिचुएटेड होगा साइटोप्लाज्म में, और इसका मुख्य फंक्शन होगा डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन या सेल रेस्पिरेशन जैसे फंक्शंस नहीं होते हैं, बस स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाते हैं, उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम। बताओ इसमें से कौन सा ऑटोट्रॉफिक यानी खुद से खाना बनाने वाले बैक्टीरिया है। अभी जो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना जो क्वेश्चन, उसी के एक्सप्लेनेशन से, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बताऊं कैसे? देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर जो था
वो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया था। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका काम है, यानी ये तो खाना नहीं बनाएंगे खुद, क्योंकि इसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्स करना। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी, ये भी क्या था, एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्स करने वाला फ्री लिविंग बैक्टीरिया, यानी इसका भी फंक्शन अलग हो गया, ये भी खाना खुद नहीं बनाएगा। ठीक है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। सी ऑप्शन है राइजोबियम। ठीक है, अब देखो राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है जिसका मुख्य काम है प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में उसकी हेल्प करना। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करता है, लेकिन ये प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहकर करता है। यानी ये कोई फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। क्लियर हुआ बात? और अक्सर ऑप्शंस में हमें राइजोबियम देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो फर्टिलाइजर है। हम ह्यूमंस इस राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज करते हैं अपने खेतों के मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। और जनरली ये राइजोबियम जो है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। जो आप मटर देखते हो, ठीक है, हरे मटर, पीस, चने देखते हो, तो इन सब के रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है और उसी में रहकर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है जिसमें कि दोनों पार्टनर को फायदा हो, मतलब प्लांट्स को भी फायदा हो और इधर बैक्टीरिया को भी फायदा पहुंचे। देखो प्लांट्स को तो फायदा हो रहा है कि उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक बैक्टीरिया मिल गया है कि नहीं, उसको नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया को यह फायदा हो रहा है कि उसको रहने के लिए घर मिल गया और खाने के लिए प्लांट का न्यूट्रिएंट्स मिल गया। ठीक है, तो खाना और भोजन उसको प्लांट से मिल रहा है बैक्टीरिया को, और प्लांट को फायदा है कि प्लांट को नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये सब तो खुद से खाना बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये सभी के सभी। बचा कौन? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, राइट, नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरह से हम नॉलेज और एलिमिनेशन दोनों का यूज करके जो है ना एकदम सही ऑप्शन में टिक मार सकते हैं। क्लियर है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है ना? ऑप्शन ए। अब ये नाइट्रोबैक्टर है क्या? देखो ये भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये खुद से खाना बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। आप लोग को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरीके के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, राइट? ठीक है, कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, केमिकल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके ये अपना भोजन पकाते हैं, ठीक है, सिंथेसिस करते हैं। जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन सिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। अब देखो ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें इसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पता होना चाहिए कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम दिखा देते हैं डायग्राम। ये देखो, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन में मुख्य रूप से एक्सॉन, डेंड्रॉन और साइटोन ये पाए जाते हैं। साइटोन हो गया इसका सेल बॉडी, ठीक है, इसमें से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उसको कहते हैं डेंड्रॉन। फिर ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको कहते हैं एक्सॉन, और यही एक्सॉन जो है वो माइलिन शीथ से घिरा हुआ रहता है। ये देखो माइलिन शीथ, ठीक है, ये क्या होता है माइलिन शीथ? तो एक तरह का लिपिड्स है जो कि प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर से जाने वाले एक्सॉन को। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रक्चर स्फिंगोलिपिड का बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं लिपोप्रोटीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है कौन सा? माइलिन शीथ, ऑप्शन ए। क्योंकि बाकी जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ऑप्शन बी, सी और डी में, ये सभी फैट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, लिपिड से बने हुए नहीं रहते ये सब, ठीक है। कहीं भी
बायोलॉजी में माइलिन शीथ का नाम देखो तो उसको समझ जाना कि वो जो है लिपिड से बना हुआ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि अपने अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और बाकी निसिल्स बॉडी, न्यूरोलेमा, डेंड्रॉन, ये सभी प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स या फिर नर्व के बने हुए स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें फैट का कोई कवरिंग नहीं होता है, लिपिड का कोई कवरिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन बैक्टीरिया इज। अब देखो राइबोसोम्स हम सभी को पता है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रैनुलर स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स पाया जाता है जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। अब एस क्या है तो इसको सेडबर्ग यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, याद रख लो। एस का मतलब हो गया सेडबर्ग, क्लियर। और इसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पूछ रहा है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितना का होता है, तो वो 70s होता है, ठीक। और ये कभी कभी ये भी पूछता है कि इसका सब यूनिट्स क्या है, तो 70s राइबोसोम्स जो है वो 50s प्लस 30s से मिलके बने होते हैं। 50 प्लस 30 कितना होगा, 80s होता है ना। लेकिन ये प्रोकैरियोट्स का सब यूनिट है जबकि यूकैरियोट्स का सब यूनिट्स क्या है, 60s प्लस 40s, ठीक है। यहां कंफ्यूजन होने का बात नहीं है, बस इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें 80s राइबोसोम्स पाया जाता है। 80s को तोड़ने पे हमें 60s प्लस 40s मिलता है, ठीक है। मतलब यूकैरियोट्स में 80s का टोटल राइबोसोम्स होता है, ठीक है, और उसके सब यूनिट्स होते हैं 60 प्लस 40 यानी टोटल 100। वास्तव में वो 100 नहीं होता है, वास्तव में 80 होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मेजरमेंट ही किया गया है, इसको आपको फैक्चुअल है, इसको एनालिटिकल है, याद करना ही होगा, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट्स में 70s होता है जो कि 50s और 30s से मिलके बना होता है, ठीक है। होते तो ये 80s है लेकिन वास्तव में कितना होगा, 70s। देखो इसको बस ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट कर लो कहीं कॉपी में और इसी चीज को ध्यान रखना, तो कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा और आंसर देखते ही टिक मार लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉट फाउंड। तो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ये सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। जबकि सभी बैक्टीरियल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होता है उसका फ्लूइडिटी यानी कोशिका के तरलता को मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, ये केवल 20 क्वेश्चंस नहीं थे बल्कि इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को हमने एक्सप्लेन किया है। इतना आप लोग डिटेल में पढ़ो, डाइजेस्ट करो, रिवीजन करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।